प्यारे बच्चों, यह जो है आज का वीडियो क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर वंशागति एवं भिन्नताएं, यह चैप्टर जो है क्लास 10 में भी आनुवंशिकता के बारे में और जैव विकास के बारे में दिया है। क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, उसमें थोड़ा कम विस्तार में दिया था, लेकिन 12 में आकर के आपको उसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो यह वीडियो क्लास 10 के लिए भी जो आनुवंशिकता और जैव विकास चैप्टर है उसके लिए भी यह वीडियो बनाया जा रहा है। दोनों को समानता करने के लिए कंप्रोमाइज करने का प्रयास करूँगा, ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास 10 में के भी बच्चों के लिए पढ़ सकते हैं। इस आनुवंशिकता के लिए के बारे में पहले आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में बता दूं कि आनुवंशिकी या वंशागति यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी लक्षण जब जाता है तो उसे वंशागति कहते हैं। अब यह लक्षण जाने की प्रक्रिया कैसे है, जैसे ये आपको पता है, विज्ञान के माध्यम से यह जानते हैं कि समस्त जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं। कोई भी जीव जब अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है या पैदा करता है, जन्म देता है, तो जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं, और जो जन्म लेता है उसे संतान कहते हैं। जनक का होता है, इसमें माता पिता हो जाता है, संतान। तो जनक के द्वारा जो माता पिता के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो यहाँ से संतानों के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप अपने ग्रामीण अंचल में भी देखे होंगे, लोग जब किसी के घर भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो अमूमन ये बात कहते हैं कि अपने माता पिता की तरह है, या अपने भाई की तरह है, अपनी बहन की तरह है। तो भाई बहन की तरह होने का मतलब है कि यह अपने माता पिता से जो लक्षण इसके भाई बहन में थे वही लक्षण इसके में भी आते हैं। और यही परंपराएं जो अनवरत चलती रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये जनक अगर मर जाते हैं तो फिर ये जनक बन जाते हैं, फिर ये जनक बन जाते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलता रहता है। और इसी पीढ़ी दर पीढ़ी के लक्षण को जाने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया हो रही है, अभी जो बताए हम, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, यानी सैकड़ों पीढ़ियों तक, हजारों पीढ़ियों तक आप देख सकते हैं कि अगर आम का पेड़ है तो उससे जन्म लेने वाला पौधा चाहे वो कितना वर्ष के बाद भी क्रमिक विकास करता हो, जन्म लेता गया हो, और वो आम ही होगा। इसीलिए कहा जाता है, मुहावरे भी हिंदी में आप सुनते होंगे कि बोए आम तो बबूल कहाँ से हो। यानी इसका यही मतलब है कि जो आम के अंदर गुण है, इस आम के अंदर गुण है, वो किसी एनी हाउ आप एग्जाम्पल ले लें, गाय ले लें, भैंस ले लें, मानव ले लें, बंदर ले लें, किसी को भी आप ले सकते हैं उदाहरण में, कि जो उसके अंदर गुण होता है
उसका बहुत सारा लक्षण जो है उसकी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में चला जाता है। इसी को अनुवंशिकी या वंशागति कहते हैं। अब जैसे वंश परंपरा के बारे में आप 11 में पढ़े होंगे, तो जाति, वंश, गण, वर्ग, ये तो इसी को वंश यानी एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, छठवीं, यानी कई पीढ़ियों तक जो लक्षण जाते रहते हैं वही वंशागति कहलाता है। अब हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अनुवंशिकी या वंशागति। जीवों के जनक जो माता पिता होते हैं, जनक से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, यहाँ देखेंगे दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण कहलाते हैं। अब जैसे आप देख लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ले लें, देखते होंगे आप मानव को ही ले लें। अगर मानव बहुत गोरे हैं तो उनकी आने वाली संतान भी गोरे होंगे, यानी साफ होंगे, ऐसा माना जाता है। तो 100% नहीं है। तो इससे जो लक्षण इसके अंदर गया, आप अपने मुल्क के बाहर देख लें, मुल्क में देख लें, अपने देश में देख लें, तो ऐसे बहुत सारे अनुवंशिक लक्षण आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे अनुवंशिक लक्षण दिखाई देंगे। उसी को कह रहा है कि जनक से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया अभी मैं आगे भी बताऊंगा, इस प्रक्रिया को वंशागति या अनुवंशिकता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुवंशिकता कहते हैं। जीव विज्ञान की जिस शाखा के द्वारा, जीव विज्ञान में बहुत शाखा है, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ 11 के एक वीडियो में, 12 की क्लास में भी डाला गया था। तो उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। तो कह रहा है कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के द्वारा अनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवंशिक कहते हैं, उसे अनुवंशिकी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने पॉइंट डाला है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं वही अनुवंशिकी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग, यानी इसका अनुवंशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में, सन 1905 में किए थे। लेकिन एक बात और इसमें स्पष्ट हो रहा है, लेकिन 1905 में इन्होंने अनुवंशिक शब्द का प्रयोग किया, अनुवंशिकता का प्रयोग किया, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल जिसके बारे में 10 में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में ही इस अनुवंशिकता की नींव रख दी थी। इस अनुवंशिकता की नींव रख दिए थे। मेंडल का जब प्रयोग चल रहा था तो उसी समय में, यानी 1865, 66 और 70 के बीच में मेंडल का जब प्रयोग चल रहा था अनुवंशिकता पर, तो उसी समय में जो है डार्विन का विकासवाद भी चल रहा था। तो डार्विन का विकासवाद के आगे मेंडल के जो इस प्रयोग किए गए उनको वैज्ञानिकों ने तजब्बो नहीं दिया, लेकिन उनके मरने के बाद उनके प्रयोग को पुनः प्रयोग किया गया और वो सिद्ध किया गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ही अनुवंशिकता के जनक हैं। तो उसी को कह रहा, देखिए आप यहाँ 1905 में पहले नाम आया, लेकिन उससे पहले उसकी नींव रखना, मतलब शुरुआती दौर को बता देना कि अनुवंशिकता क्या है, इसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 यानी 1866 में ही
नींव रख दिए थे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियमों को प्रतिपादित किए हैं। 3 नियमों को, प्रभाविता, अप्रभाविता और अपविहवन, ये उनका मुख्य 3 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए, प्रभाविता, अप्रभाविता, अपविहवन। तो ये आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा बताते जाएंगे। इन्हें तीनों नियमों के कारण जब 1905 में उनके मरने के बाद जब वैज्ञानिकों ने फिर से रिसर्च किया और उनके किए गए प्रयोगों को विश्व पटल पर लाया गया और ये माना गया कि आनुवंशिकता के बारे में जो मेंडल ने 1866 में नींव रखी थी वही नींव आज सही है। और इसी कारण मेंडल साहब को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। आनुवंशिक का जनक, जनक यानी जन्म देने वाला। तो ये आनुवंशिकता का जो जनक की उपाधि इनको इसीलिए दी गई कि इन्होंने जो प्रयोग किया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में कैसे ये जाता है, तो यह निश्चित तौर से ये बात बाद में सारे उनके मरने के बाद, उनके मृत्यु के बाद 1900 में पुनः वैज्ञानिकों ने अपना जो है 3 वैज्ञानिक यहाँ मैं बता रहा हूँ, आगे देखिए आप। आगे है मेंडलीय वंशागति। अब क्या है, मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके, आपको भी याद होगा या क्लास 10 के बच्चे भी इस बात को जानेंगे, बताएंगे कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर ही उन्होंने प्रयोग किया, वो भी देसी मटर पर, जो मीठी मटर बोली जाती है, पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन किए। दुर्भाग्यवश वही मैं अभी बताया आपको, उस समय डार्विन के विकासवाद के कारण इनके नियमों को महत्ता नहीं दी गई और इनके मृत्यु के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को विश्व के सामने फिर से लाया। हीगो डी ब्रिज, ये हॉलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, हीगो डी ब्रिज, नाम नोट कर लिया करेंगे। सरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और कार्ल ओरेंस, ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब उनकी मृत्यु हो जाती है मेंडल साहब की, उसके बाद इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके तीनों वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिकता का जो नियम, जो तीनों नियम, प्रभाविता, अप्रभाविता, अपविहवन का नियम जो मेंडल साहब ने दिया है, वही जो है सही है। अब जो है तब जाकर के इनको इनके मरणोपरांत जो है ये इनको पुरस्कार दिया गया। लेकिन जन्म के जब जिंदा थे तो इनके प्रयोग को बड़े कायदे से रिस्पांस नहीं दिया गया। अब इनके जो है सफलता के कारण जान लें कि आखिर इनको सफलता का कारण क्या था। पहले इनकी सफलता का कारण था कार्यविधि। इनका जो कार्यविधि था वो बहुत ही सराहनीय कार्यविधि था। ये कार्यविधि में ये एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे। कार्यविधि के बारे में बता दे रहे हैं, एक समय में केवल एक ही वंशागति के लक्षण का अध्ययन किए। मेंडल ने अपने प्रयोग में, जब मेंडल के प्रयोग को आप 10 में पढ़े होंगे, तो F1, F2, F3 ये पीढ़ियां का नाम उन्होंने दिया था। तो आपको पता है कि मेंडल साहब ने जो मटर के पौधों का चयन किए, तो उनको रीजन उनका क्या था कि दूसरा उनका सफलता का कारण वही था कि प्रयोग के लिए वस्तुओं का चयन, कि मटर ऐसा पौधा होता है जो जिसकी आयु 3 माह से 4 माह होती है
और मटर के जो पुष्प होते हैं वे उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर और स्त्री ये दोनों जो होते हैं गुण पाए जाते हैं। और आप देसी मटर को देख सकते होंगे कि वो ऐसा एक मटर का पौधा होता है जिसमें तरह तरह के पुष्प एक ही पौधे में दिखाई देते हैं, सफ़ेद देते हैं, गुलाबी देते हैं, हरा भी देते हैं। अगर आप देसी मटर या जो मीठी मटर कही जाती है उसको अगर देखते हैं तो इनकी जो कार्य विधि थी, पहले तो ये वस्तुओं का चयन भी हो गया, कार्य विधि और देख लें इनका कि पहले तो ये जितना भी अपना प्रयोग करते थे उसको कहीं ना कहीं नोट कर लिया करते थे, डायरी पर नोट कर लेते थे। और ऐसे पौधों को उन्होंने चुना जिसके अंदर आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ल पाई जाती थी। तो इनका पहला सफलता था। दूसरा सफलता, प्रयोग के लिए वस्तुओं का चयन मटर का ही उन्होंने क्यों चयन किया? तो मटर के बारे में मैं बता ही दिया कि मटर एक ऐसा पौधा है जो इसकी लाइफ कम है, समय कम है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधों में समयुग्मजी का निर्माण होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको देख सकते हैं कि समयुग्मजी के कारण इनके मटर के पौधों का चयन इन्होंने किया था। दो इनका मूल रीजन था, एक था कि ये इसके पौधे जो हैं उभयलिंगी होते हैं। तीसरा इन्होंने देखा कि वंशागत विशेषकों का चयन, यानी ऐसे लक्षण जो इन्होंने देखा था कि 7 जोड़ी उन्होंने प्रयोग किया, 7 जोड़ी मटर के पौधे पर, ऐसा मेंडल साहब का ये चीज़ आता है। तो इसमें जो 7 जोड़ी में आप मटर के पौधों को जोड़ी में देख सकते हैं, ऐसे डबल किया जाता है। तो 7 जोड़ी उन्होंने प्रयोग किया, और इन्हीं 7 जोड़ी में से कुछ जो है प्रभावित थे और कुछ अप्रभावित थे। इसको आगे बताएंगे, आपको बढ़िया से समझा करके बताएंगे। उसी को उन्होंने प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम कहे। और चौथा जो है संकरण विधि। संकरण विधि जो है स्वपरागण रोकने के लिए मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले नाटे पौधे जो होते हैं इसके मटर के, और शुद्ध पौधों को अपने उन्होंने प्रयोग करके संकरण में पुंकेसर को हटा दिए और उसको स्वपरागण के द्वारा संकरण कराते थे। संकरण का मतलब, जब संकरण होता है, जैसे आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे कि कोई भी पुष्प जो है, ये जब इसमें ये पुष्प बन जाता है तो इसके अंदर परागकण होते हैं, और वो परागकण जो होता है दूसरे पुष्पों पर किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से वो जाता है, तो वो निषेचन की प्रक्रिया करता है। लेकिन ये जो मेंडल साहब का किए थे कि अपने प्रयोग में, अपने जो जहाँ रहते थे वहीं पर इन्होंने प्रयोग किया, तो उन्हीं प्रयोगों के बीच में इन्होंने उसको संकरण कराते थे, यानी स्वयं कराते थे, कृत्रिम परागण कह लें उसको। तो इस तरह से जो है इनका जो सफलता का मूल कारण था, ये कार्यविधि, प्रयोग के लिए वस्तुओं का चयन, वंशागत विशेषकों का चयन और संकरण विधि। संकरण विधि, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नोट बनाना पड़ेगा, बुक से आप बना लेंगे। थोड़ा सा साइड में मैंने आपको इंडिकेशन किया। प्रयोग के लिए मटर के पौधे का जनरली आप इस प्रयोग को देख सकते हैं, आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। अब हम देखते हैं मेंडल के संकरण प्रयोग। ये मेंडल के संकरण प्रयोग को हम देखते हैं। तो
मेंडल साहब ने 7 विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किए, लेकिन एक समय में केवल 1 या 2 लक्षण के विपरीत प्रारूपों की वंशागति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 7 पीढ़ी तक 7 लक्षण के विपरीत उन्होंने अध्ययन किए ही, लेकिन कह रहा है कि एक बार में, एक समय में केवल 1 या 2 लक्षण वाले 2 विपरीत प्रारूपों की वंशागति पर ध्यान केंद्रित करते थे। 2 विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ल यानी शुद्ध नस्ल माने प्रजाति, शुद्ध प्रजाति के पौधों में कृत्रिम परागण द्वारा संकरण किए। कृत्रिम परागण जो इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा किया जाता है, कृत्रिम परागण, और जो स्वपरागण पर परागण यह स्वतः कीटों द्वारा होता है। लेकिन जब किसी भी चीज़ का अगर आपको रिसर्च करना है, उसकी खोज करना है, तो मानव खुद करता है, तो इन्होंने कृत्रिम परागण किए। अब कृत्रिम परागण में उन्होंने उसके परागकण को, उस पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के परागण क्रिया के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो जब उसके अंदर जब उन्होंने देखा, वही संकरण कराए, जब निषेचन क्रिया उनके अंदर हो गई, तो उन्होंने देखा कि इससे बने संकर पौधे, यानी जो क्रॉस कहा जाता है, उससे संकर पौधे बनते हैं, हाइब्रिड जिसको कहते हैं। इससे बने संकर पौधे 2 मूल पौधों में से, जो 2 उन्होंने मूल पौधा लिया था, 2 मूल पौधों में से एक के समान थे। जैसे अगर हम देख लें, आगे आपको बता रहे हैं, आगे समझा रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लें, समझ लें, फिर उसको हम फिगर बना करके आपको बता रहे हैं। यानी दोनों मूल पौधों में से एक के समान थे। अब संकर पौधे जो ये बना, ये जो पौधा बनता है, ये जो बना, उसमें इन्होंने स्वपरागण कराने पर, जब इन्होंने स्वपरागण कराया यानी उसको अंकुरित किए, उसके अंदर मैच्योरिटी आई, उसमें पुष्प आया, इसके बाद उसमें स्वपरागण हुआ, तो स्वपरागण कराने पर जो संतति पौधे बने, यानी इससे जो पौधे बने, उनमें से कुछ जनक के समान, यानी कुछ पहली पीढ़ी के समान जो माता पिता थे, पैतृक पीढ़ी के समान, और कुछ दूसरे मूल पौधों के समान पैदा हुए। समझ में आ रही है बात को? जैसे जो पिछली पीढ़ी थी, जो पहला इन्होंने तो अपने से कृत्रिम परागण कराए, 2 पौधे लिए, जैसे आपको यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ इन्होंने 2 पौधे लिए, तो दोनों पौधों को इन्होंने इसमें कृत्रिम परागण कराए। कृत्रिम परागण कराए, तो जब कृत्रिम परागण कराए तो इससे जो पौधा बना, संतान पौधे का विकास हुआ, तो उसको कह रहा है कि 2 मूल पौधों में से एक के समान थे। तो अब ये पौधा बन गया, अगर ये 2 हम मान लेते हैं कि 2 पौधा उन्होंने पुनः लिया, जब इसको अंकुरित कराए तो इसमें ये स्वपरागण कराए, जब आपस में स्वपरागण हो गया, तब वो देख रहे हैं कि इसके बाद जो पौधा जन्म लेता है उसमें कुछ जनक के समान, यानी कुछ, अब ये दोनों को क्रॉस करा दिए तो इसके लक्षण कुछ जनक के समान हो गए, और कुछ दूसरे मूल पौधों के समान भी इसमें लक्षण आ गए। तो इनकी संख्या जो थी 3 संबंध 1 निश्चित अनुपात था। यानी अगर हम 4 पौधे लेते हैं, 4 पौधे यहाँ देख रहे हैं आप, 4 पौधे हो गए, तो 3 का लक्षण एक जैसा था और एक दूसरे पौधे के, मूल पौधे के समान था। तो इसका अनुपात था 3 संबंध 1 का। अब बात समझ में आ गई होगी। अब ये आगे देखते हैं, ये जानकारी के लिए आपको बता दें, ये मेंडल ने जनक पौधों को पैतृक पीढ़ी कहते हैं। पैतृक पीढ़ी, जिसे
जनक पौधा कहा जाता है। जो पहले शुरुआत में उन्होंने जो पौधा को लिया वो जनक पौधा है। उसी जनक पौधे को पैतृक पीढ़ी कहते हैं, यानी उसको P1 से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं भी अगर आपको अनुवंशिकता में अगर P1 लिखा हुआ समझ में आए अनुवंशिकता के चैप्टर में, तो आप जान लें कि यह पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। और इससे जब इस जनक पीढ़ी से जो पहली पीढ़ी बनती है, इससे बने पौधे को प्रथम संतति यानी पहली पीढ़ी, पहला जो जन्म लेता है उसको F1 से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जब स्वपरागण से बनते हैं दूसरी पीढ़ी आती है तो F2 से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी पीढ़ी आती है तो F3 से प्रदर्शित करते हैं, F4 से प्रदर्शित करते हैं, F5 से प्रदर्शित करते जाते हैं। यानी यह संतति बढ़ती जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये तो आपकी क्रॉस विधि से बढ़ती जा रही है, लेकिन ये ध्यान भी रखना है कि जब भी अगर दूसरी पीढ़ी का भी आगे विस्तार किया जाएगा तो वो निश्चित तौर से वो पैतृक पीढ़ी की तरह ही होता है। जैसे कोशिका के बारे में आपको मैं पढ़ाया था कि कोशिका जब विभाजित होती है तो एक होती है मातृ कोशिका और दूसरी होती है संतति कोशिका। ये संतति कोशिका होती है। तो उसी तरह से मातृ कोशिका फिर संतति कोशिका जो बनती है या कुछ दिनों के बाद विकास कर लेती है तो ये डिवाइड होती है तो फिर ये मातृ कोशिका बन जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पीढ़ी अगर उस पौधे की पीढ़ी चलती आ रही है तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी को मेंडल साहब ने कहा कि यही पीढ़ी दर पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस तरह चलता रहेगा। अब मेंडल साहब ने एक संकरण कराया। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, विस्तार से इसके बारे में जान लें। उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का चयन किया। एक पौधा उन्होंने लिया जिसकी लंबाई थी 2 मीटर और एक पौधा लिया जिसकी लंबाई थी आधा मीटर। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ 2 मीटर और बौना पौधा आधा मीटर। और इन पौधों से जब इन्होंने संकरण कराए, इन पौधों के बीच जो संकरण कराए तो जो ये पौधा हुआ ये लंबा हुआ। ठीक, ये पौधा लंबा हुआ। अब इन पौधों में जो है स्वपरागण हुआ, स्वपरागण हुआ। यहाँ देखें आप, लंबे पौधों में स्वपरागण किए, इससे बने पौधे लंबे और बौने हुए जिनका अनुपात 3:1 था। यानी मान लेते हैं ये 2 पौधों से उन्होंने आपस में स्वपरागण कराए तो जब 4 पौधे इसके बने, 4 पौधे बने तो इसमें से 3 पौधे जो है लंबे हो गए और एक पौधा बौना हो गया। यानी ये अनुपात 3:1 का हो गया। अब कारण यहाँ देखिए, ये क्या है, जनक हो गया, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो अब यहाँ जो प्रभाविता का नियम है, आप यहाँ देख रहे हैं कि जब इसमें इन्होंने कृत्रिम परागण कराए थे, कृत्रिम परागण कराए थे तो यहाँ प्रभावी कौन हो गया, लंबा पौधा। इसलिए F1 पीढ़ी में दोनों पौधे जो हैं लंबे हो गए। F1 पीढ़ी में दोनों पौधे लंबे हो गए। लेकिन अब इसका जो अगर मूल रूप से कहा जाए, इसका जो अनुवंशिक पदार्थ है, अनुवंशिक पदार्थ क्या है, DNA है। इसका जो अनुवंशिक पदार्थ है वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, विद्यमान है। ये खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर वो गया और जाने के बाद यह प्रभावी नहीं हो पाया इस पीढ़ी में। लेकिन जब इनके अंदर स्वपरागण हुआ और स्वपरागण के बाद जब पौधों का जन्म लेता है तो इसमें 3 पौधे लंबे हो गए और एक पौधा बौना हो गया। तो इससे सिद्ध करता है कि इसका प्रभाविता का नियम ये भी यहाँ फॉलो करता है। ये समाप्त नहीं हुआ था, ये कहीं ना कहीं सुषुप्त अवस्था में इसमें पड़ा हुआ था। इसीलिए कहा, मेंडल ने कहा है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जीव
अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तीसरी पीढ़ी में जाती है, दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद यह कोई जरूरी नहीं है कि उसके सारे लक्षण वहाँ दिखाई दे दें, लेकिन हो सकता है कि यह नियम आगे चलते चलते दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में जाते जाते यह भी प्रभाविता का नियम फॉलो कर ले। और यहाँ आप देख सकते हैं उसी को इन्होंने लिखा है कि इनमें बने पौधे लंबे और बौने हुए जिनका अनुपात 3:1 था। अब चौथा देखते हैं, इस प्रकार 6 जोड़ी वाले पौधों का अध्ययन किए, यानी 6 प्रकार से उन्होंने इस तरह अध्ययन किए। परिणाम लगभग सबका लगभग में 3:1 ही आया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही स्थिति आई। तीसरी पीढ़ी का अध्ययन करने पर पता चला कि दूसरी पीढ़ी के सभी बौने पौधे से स्वपरागण के बाद, अब यहाँ देखते हैं, अगर इसमें स्वपरागण होता है तब कह रहा है कि स्वपरागण के बाद बौने पौधे बनते हैं। अब देखिए, अब ये प्रभावी हो गया। अतः बौने पौधे बौनापन के लिए शुद्ध है, यानी अभी क्या है, शुद्ध है, और यह भी शुद्ध है। किसके लिए, ये लंबा के लिए है और ये बौना के लिए। यानी यहाँ उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये बौना भी, अगर बौना छोटा पौधा यानी मटर के बड़े पौधे और मटर के छोटे पौधे दोनों को उन्होंने क्रॉस करा करके देखा, उन्होंने लिखा बताया कि यह बौनेपन के लिए शुद्ध है, किंतु लंबे पौधों में से 1/3 पौधे लंबापन के लिए और 2/3 पौधे इसके अशुद्ध पाए जाते हैं। कब, तीसरी पीढ़ी में जाते जाते हैं। तो इसी को कह रहा है कि अशुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, इनका जो मूलभूत अनुपात है वो 1:2:1, यानी शुद्ध लंबे 1 तीसरी पीढ़ी में जाते जाते, अशुद्ध लंबे 2 और बौने 1। यानी अगर इसको देखा जाए तो 1 जो होगा ये शुद्ध लंबा होगा, ये 2 जो होंगे अशुद्ध लंबा होंगे और 1 जो होगा वो बौना होगा, ये होगा। तो अब ये क्या हो गया, ये शुद्ध लंबा हो गया और ये अशुद्ध लंबा हो गया। न तो ये बौना में है और न तो लंबा में है, तो ये अशुद्ध लंबा हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया और ये शुद्ध बौना हो गया, शुद्ध बौना। तो अब ये क्या हो गया, 1:2:1। यही मेंडल का एक संकरण है। इन्होंने इसी सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध कर दिया कि कितनाओं पीढ़ी जाएगी। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बौना पौधा आपका यहाँ जनक से देखेंगे, तीसरी पीढ़ी में ये बौनापन जाते जाते भी यहाँ बौनापन है और तीसरी पीढ़ी में भी लंबापन है और तीसरी पीढ़ी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिला करके ये शुद्ध अशुद्ध जो है लंबापन का भी लक्षण दिखाई देता है। इसी को जो है मेंडल ने वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।